Previous class we have understood what is vector form of Coulomb's law. आज हम लोग पढ़ेंगे what is intensity. इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वांटिटी है। पहला आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक दो पार्ट में है, एक है इंटेंसिटी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, दूसरा है पोटेंशियल एनर्जी। मतलब एक पार्ट पूरा इसके लिए डेडिकेटेड है। डायरेक्टली कूलम्स लॉ से जो क्वेश्चन आएगा बहुत ही स्मॉल है। अगर फर्स्ट पार्ट से कोई क्वेश्चन आएगा तो इंटेंसिटी का रिलेटेड आएगा। पहले चीजें समझते हैं कि व्हाट इट मीन्स बाय इंटेंसिटी। अब ये ऐसा एक फिजिकल क्वांटिटी है, इसका तीन अलग अलग डेफिनेशन है, 3 डिफरेंट डेफिनेशंस। और ऐसा अलग अलग डेफिनेशन है कि अगर आपको एक डेफिनेशन आता है तो दूसरा को आप गेस नहीं कर पाओगे, कोई रिलेशन नहीं है दोनों डेफिनेशन में। उसके बावजूद किसी एक डेफिनेशन को, किसी एक फॉर्मूला को लेके अगर न्यूमेरिकल करोगे, अल्टीमेटली विल गेट द सेम आंसर। पहला डेफिनेशन आता है फ्रॉम कूलम्स लॉ, दूसरा डेफिनेशन आता है फ्रॉम गॉस लॉ, तीसरा डेफिनेशन आता है फ्रॉम कंजर्वेटिव नेचर ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। पहला डेफिनेशन आएगा फोर्स पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज, दूसरा डेफिनेशन आएगा फ्लक्स पासिंग पर यूनिट नॉर्मल एरिया, तीसरा आएगा ये नेगेटिव पोटेंशियल ग्रेडियंट। तीन अलग अलग डेफिनेशन है। Whenever you are asked to find out the intensity at a point, तो आपको ध्यान से सोचना पड़ेगा कि कौन सा डेफिनेशन से शुरू करेंगे कि जल्दी हो जाएगा, आसानी से हो जाएगा। तो इसलिए चीजों को समझना बहुत जरूरी है। Let me come to the topic. तो बात कुछ ऐसा हुआ कि अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पता करना है, जैसे ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी पता करना, जहां पर ग्रेविटेशनल फील्ड है वहां पर एक मास लेके जाएंगे, उसके ऊपर ग्रेविटेशनल फील्ड के चलते कुछ फोर्स आएगा। अगर बहुत ज्यादा फोर्स आया तो हम कहेंगे स्ट्रॉन्ग फील्ड है, मींस इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशन इज हाई। एग्जैक्टली सिमिलर वे कोई एक इलेक्ट्रिक फील्ड में एक चार्ज लेके जाएंगे, अगर बहुत ज्यादा फोर्स आ रहा है तो हम कहेंगे कि ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड है और हाई इंटेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड है। समझ में आ रहा? कैसे पता किए? फ्रॉम द कॉन्सेप्ट ऑफ फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय दैट चार्ज। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को ऑन द बेसिस ऑफ कूलम्स लॉ हम लोग समझते हैं इन टर्म्स ऑफ द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय ये चार्ज। आप कहोगे छोटा चार्ज लेंगे तो छोटा फोर्स होगा, बड़ा चार्ज लेंगे तो बड़ा फोर्स होगा। तो फिर ज्यादा फोर्स बोल के स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड बोलेंगे, पता चला कि बड़ा चार्ज ले लिए तो एक स्टैंडर्ड चार्ज ले लेते हैं। समझने के लिए बिगिनिंग में हम कहेंगे चलो 1 कूलम चार्ज लेके जाते हैं और देखते हैं कितना फोर्स आ रहा है। समझ में आया? तो लेट अस से इट लाइक दिस, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E, इट्स ए वेक्टर क्योंकि फोर्स लिखेंगे। E एट ए पॉइंट is defined as the net force experienced by a +1 coulomb charge located at that point। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बोलना चाहता हूं, अगर स्कूल में आ गया कि डिफाइन इलेक्ट्रिक फील्ड, डोंट राइट दिस डेफिनेशन, आपके टीचर आपके मार्क काट देंगे। ये डेफिनेशन सही तो लगता है, पूरा सही नहीं है। एकदम सही क्या है थोड़ी देर में बताएंगे, अभी बताएंगे तो आपको कंफ्यूजन क्रिएट होगा। सो फॉर द टाइमिंग यू टेक इट ग्रांटेड कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट इज डिफाइंड एज द नेट फोर्स एक्सपेंड बाय ए +1 कूलम चार्ज लोकेटेड एट दैट पॉइंट, जो कि बाय डेफिनेशन गलत है, सही डेफिनेशन थोड़ा सा अलग है इसमें से। ठीक है, तो पहले इसको समझते हैं और जब भी हम न्यूमेरिकल करेंगे इस डेफिनेशन को लेके न्यूमेरिकल करेंगे, हमारा न्यूमेरिकल बन जाएगा। लेकिन लिखने के लिए तरीका थोड़ा सा अलग रहता है। एनीवे, अगर हम कहेंगे यहाँ पर कोई Q1 चार्ज है, यहाँ पर कोई से -Q2 चार्ज है और यहाँ पर मान लो कि कोई Q3 चार्ज है, तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है। कहीं भी एक दूसरा चार्ज रखोगे उसके ऊपर फोर्स आएगा। कोई पूछा कि बताओ भैया इस पॉइंट में क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P, व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड? तो आपको करना क्या है, यू हैव टू कंसीडर ए +1 कूलम चार्ज एट दिस पॉइंट। देखो इस +1 कूलम चार्ज के ऊपर ये Q1 के चलते एक फोर्स आएगा जो कि इस डायरेक्शन में आएगा। दिस इज द फोर्स ड्यू टू Q1, है कि नहीं?
माइनस Q2 के लिए कोई फोर्स आएगा जो कि इस डायरेक्शन में आएगा, यू कॉल इट फोर्स ड्यू टू माइनस Q2, कॉल इट F2। Q3 के लिए कुछ फोर्स आएगा जो कि कुछ इस डायरेक्शन में आएगा एंड यू कॉल इट फोर्स ड्यू टू F3, फोर्स ड्यू टू Q3। तो ऐसे हम देखें कि जब हम यहाँ पे इंटेंसिटी जानने की कोशिश किए, वी केप्ट ए +1 कूलम चार्ज, ये सारा चार्ज उनके ऊपर फोर्स लगाने लगे और ये जो सारा फोर्स है F1, F2, F3 का अगर रिजल्टेंट निकालेंगे, हो सकता है कि दैट रिजल्टेंट विल लुक समथिंग लाइक दिस। सपोज ये हो गया क्या, ये हो गया नेट फोर्स। तो डेफिनेशन क्या कहता है, इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आपको किसी पॉइंट में इंटेंसिटी पता करना है तो उस पॉइंट में +1 कूलम का चार्ज रखिए, कितना सिंपल है, और उसके ऊपर जो नेट फोर्स आएगा वही है क्या, द इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट, फील्ड इंटेंसिटी एट दैट पॉइंट। So electric field intensity at point P is nothing but the net force experienced by a +1 coulomb charge। न्यूमेरिकल करने के लिए, काम में लगाने के लिए स्टेटमेंट काफी है। एग्जाम में लिखने के लिए, डिफाइन करने के लिए बहुत सारी चीजों को नजरअंदाज नहीं कर सकते, तो डेफिनेशन में थोड़ा सा बदलाव किया जाएगा, लेकिन सारा न्यूमेरिकल हम लोग इसी डेफिनेशन से करेंगे। दूसरा वाला डेफिनेशन बहुत ज्यादा काम में नहीं आएगा, ठीक है। जबकि मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, अगर कोई बोलेगा डिफाइन इलेक्ट्रिक फील्ड डोंट राइट दिस डेफिनेशन, तो क्या लिखेंगे, वेट करो, हम बताएंगे क्या लिखना है और क्यों इसमें मॉडिफिकेशन आएगा, वो भी हम बताएंगे। क्या बात समझ में आया? ये हो गया आपका इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P। कितना सिंपल है। अगर हम 1 कूलम चार्ज रखने से, यहां पर +1 कूलम चार्ज रखने से Q1 देता है फोर्स F1, तो +2 कूलम रखेंगे तो 2F1 देगा, क्योंकि द फोर्स इज प्रोडक्ट ऑफ प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस। 1 कूलम रखने से फोर्स F1 आता है, तो 2 कूलम रखेंगे 2F1 आएगा, ये 2F3 आएगा, ये 2F2 आएगा, ये सबका रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ F1 + F2 + F3। मतलब 1 कूलम रखने से फोर्स होता था EP, 2 कूलम रखेंगे तो फोर्स होगा 2EP। बात समझ में आ रहा है? अगर ये बात है तो हम कहेंगे इफ a +q कूलम चार्ज experiences a force F at a point, then the electric field intensity at that point is E। वेक्टर है, क्या है, इट इज फोर्स पर यूनिट चार्ज। Q कूलम के ऊपर F फोर्स आया, 1 कूलम के ऊपर कितना आएगा, F/Q। यूनिटरी मेथड यू नो नहीं, लेकिन लगे हाथ इसमें से हमें E का यूनिट मिल गया, क्या है, न्यूटन पर कूलम। द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज न्यूटन पर कूलम। और भी यूनिट्स आएंगे आगे आगे, दे आर ऑल डायमेंशनली सेम बट एक्सप्रेस्ड डिफरेंटली। एनीवे इट इज न्यूटन पर कूलम। क्या बात समझ में आया? इससे हमें ये पता चला कि E का वैल्यू है F/Q। इससे ये पता चला द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय ए Q कूलम चार्ज एट एनी लोकेशन इज गिवन बाय Q × E। तो F क्या हो गया, Q × E। कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड है, इंटेंसिटी E है, वहां पर Q कूलम चार्ज रखेंगे, कितना फोर्स आएगा, E × Q। समझ में आया? और इलेक्ट्रिक फील्ड यू नो इज ए वेक्टर, ये वेक्टर क्वांटिटी है। क्यों? इट इज द फोर्स, इट इज द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय ए यूनिट चार्ज और टेस्ट चार्ज एट द पॉइंट ऑफ टेस्ट, पॉइंट ऑफ कंसर्न, है ना। ये वेक्टर, अब ये वेक्टर है तो जो हमारा Q है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है कि नहीं। पॉजिटिव चार्ज भी हो सकता है, नेगेटिव चार्ज हो सकता है। अगर ये पॉजिटिव चार्ज हुआ तो आप कहोगे F इज इन द डायरेक्शन ऑफ E, क्योंकि E का डायरेक्शन, 2E का डायरेक्शन, 3E का डायरेक्शन सब बराबर है। F इज इन द डायरेक्शन ऑफ E व्हेन Q इज पॉजिटिव। अगर Q नेगेटिव हुआ तो -3 कूलम हुआ, तो फोर्स क्या हो जाएगा, -3E।
मतलब फोर्स का डायरेक्शन ई का ऑपोजिट हो गया। कहने का मतलब है चाहे वो पॉजिटिव चार्ज हो या नेगेटिव चार्ज हो, उसके ऊपर मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स होगा क्यू ई, बट पॉजिटिव चार्ज के ऊपर जो फोर्स होगा इट विल बी इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और जो नेगेटिव चार्ज के ऊपर फोर्स होगा दैट विल बी इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर हम कहेंगे यहाँ पे कोई एक इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर ऐसा एग्जिस्ट कर रहा है और यहाँ पे कोई प्लस क्यू कूलम चार्ज है, तो उसके ऊपर फोर्स ऐसे आएगा, और अगर यहाँ पर कोई माइनस क्यू कूलम चार्ज है तो उसके ऊपर भी वही फोर्स आएगा बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन। क्या बात समझ में आया? मतलब किसी एटम को अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में छोड़ दोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड न्यूक्लियस को एक तरफ ढकेल देगा और नेगेटिव चार्जेस को उल्टे तरफ ढकेल देगा। इन ए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड एन एटम कैन बी आयोनाइज्ड, इलेक्ट्रॉन को भगा के ले जाएगा वहां से। समझ में आया? ठीक है, तो क्या लिखेंगे? ए पॉजिटिव चार्ज ए और एक्सपीरियंसेस ए फोर्स in direction of E, or negative charge in the direction, in the opposite direction of E, and vice versa लिख देते हैं। You understand that a negative charge will experience a force in the opposite direction of E। क्या बातें समझ में आ रहा है? Is it understood? अगर समझ में आ रहा है तो यहां पर मैं एक छोटा सा क्वेश्चन आपको देना चाहता हूं, जस्ट फॉर सेक ऑफ एग्जाम्पल। यहां पर कोई प्लस क्यू कूलम चार्ज और एक माइनस क्यू कूलम चार्ज रेस्ट में है इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। द टू चार्जेस are at rest. Choose correct electric field direction। करेक्ट फील्ड का डायरेक्शन बताओ। चॉइस दिया गया है ऐसा, चॉइस दिया गया है ऐसा, चॉइस दिया गया है ऐसा, और फिर ऐसा। कैसा इलेक्ट्रिक फील्ड होने से ये दोनों चार्ज रेस्ट में रह सकते हैं? सोच के बताइए। थोड़ा सा दिमाग की जरूरत है, लगाओगे तो आप जो अभी लेजी फील कर रहे हो अब फिर से डायनामिक बन जाओगे। सोचो, ये पॉजिटिव चार्ज को ये नेगेटिव चार्ज खींच रहा है, पॉजिटिव चार्ज के ऊपर ये इधर को खींच रहा है। द पॉजिटिव चार्ज इज पुल्ड टुवर्ड्स राइट। हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे, दोनों अपनी जगह रहेंगे, पास नहीं जाएंगे, रेस्ट में रहेंगे। कैसे रहेंगे भाई? ये तो अट्रैक्शन है, पास आ जाना चाहिए उनको। इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों को पास नहीं आने देगा, मतलब प्लस क्यू को किधर भगाने की कोशिश करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड? टुवर्ड्स लेफ्ट। माइनस क्यू को किधर भगाने की कोशिश करेगा? टुवर्ड्स राइट। इनमें से कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस क्यू को टुवर्ड्स लेफ्ट और माइनस क्यू को टुवर्ड्स राइट भगाने की कोशिश करेगा? ए बी सी डी। कौन सा? आप जानते हो कि ये सेकेंड वन, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज एक्सपीरियंसेस ए फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, नेगेटिव चार्ज एक्सपीरियंसेस ए फोर्स इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर दोनों के बीच में कुछ ऐसा वाला इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा तो क्या हो जाएगा? तो ये पॉजिटिव चार्ज को इधर भगाने की कोशिश करेगा, नेगेटिव चार्ज को इधर भगाने की कोशिश करेगा, दोनों को पास नहीं आने देगा। तो सही आंसर हो गया बी। क्या आपको समझ में आया? इज इट अंडरस्टूड? यस। नाउ पॉइंट नंबर 3, शायद पॉइंट नंबर 3 गया था, पॉइंट नंबर 4। ठीक है। नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड बाय चार्जेस। कोई चार्ज कैसा इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा? सपोज हम कहेंगे यहाँ पर कोई ये प्लस क्यू कूलम चार्ज है और यहाँ से कुछ r डिस्टेंस में आपको पता करना है कि व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड। ये पॉइंट P पॉइंट में आपको इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना है। सिमिलरली अगर कहीं एक माइनस क्यू कूलम चार्ज है तो उसके चलते भी क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड। डेफिनेशन से हम जानते हैं
कि जहां भी इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए वहां पे कोई +1 कूलम चार्ज रख दो, देखो जो नेट फोर्स आएगा वही इलेक्ट्रिक फील्ड है। कितना आसान है। कहीं भी अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना है एंटायर क्लास 12 में, एक हाइपोथेटिकल +1 कूलम चार्ज को वहां पर रखो। सर हाइपोथेटिकल क्यों? क्योंकि 1 कूलम चार्ज बहुत बड़ा होता है, आप लेके नहीं आ सकते उसको, है ना। दूसरी चीज है कि उसमें दूसरी किस्म की गड़बड़ी भी होता है जो हम पढ़ेंगे बाद में, +1 कूलम चार्ज नहीं लेते, लेकिन हाइपोथेटिकली समझने के लिए सही है क्योंकि यूनिटरी मेथड में काम आता है। तो हम कहेंगे 1 कूलम चार्ज रख दो, जो फोर्स आएगा वही इलेक्ट्रिक फील्ड है। अगर मुझे यहाँ पे पता करना है व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, तो मैं यहाँ पे एक +1 कूलम चार्ज को रख दूंगा। तो ये जो +1 कूलम चार्ज है उसके ऊपर फोर्स आएगा। अगर ये डिस्टेंस r है तो जो फोर्स आएगा वही तो है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ड्यू टू ए +q कूलम चार्ज एट ए डिस्टेंस r, ये फॉर्मूला साल भर में 25 बार यूज होगा, याद रखना है। एट ए डिस्टेंस r इज कितना है, EP इज इक्वल टू KQ इंटू 1/r², सो KQ/r²। कोई +q कूलम चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हुआ, KQ/r², क्योंकि दैट इज द नेट फोर्स ऑन +1 कूलम चार्ज, है ना। किस डायरेक्शन में, टुवर्ड्स +q और अवे फ्रॉम +q, यू से डायरेक्टेड अवे फ्रॉम +q। क्या आशुतोष को समझ में आया? क्या आशुतोष बताएगा? +q कूलम चार्ज के लिए r डिस्टेंस में इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू हम निकाले, KQ/r² निकला। -q कूलम चार्ज के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा वो ज्यादा होगा कि +q कूलम के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा? -q कूलम चार्ज के लिए अगर हमें यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू कीप ए +1 कूलम चार्ज। अब ये रिपेल कर रहा था लेकिन ये अट्रैक्ट करेगा, कितना जोर से अट्रैक्ट करेगा, इट विल अट्रैक्ट इन दिस डायरेक्शन। क्या फोर्स में मालूम नहीं, लेकिन जो फोर्स में भी करेगा उसी को कहेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। कितना होगा, KQ/r²। तो दोनों में बराबर इलेक्ट्रिक फील्ड हो रहा है, बस अंतर ये है कि +q कूलम चार्ज की केस में इट इज डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज की केस में इट इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज। पिक्चर से शो मोर, पिक्चर से आपको ज्यादा चीजें समझ में आना चाहिए। पॉजिटिव चार्ज के लिए जितना होता है इलेक्ट्रिक फील्ड KQ/r², नेगेटिव चार्ज के लिए उतना ही होता है, लेकिन दोनों का डायरेक्शन ऑपोजिट होता है। क्या ये समझ में आया? यस यस यस। पॉइंट नंबर 5, ध्यान से देखना, कुछ थ्योरेटिकल पॉइंट्स बताएंगे। लाइन्स ऑफ फ्लक्स की प्रॉपर्टी बताते वक्त कुछ चीजों का रीजन में नहीं बताया था, बोल जाते कि लाइन्स ऑफ फ्लक्स इनसाइड ए कंडक्टर इज 0, क्यों ये नहीं बताया था, है ना। अभी हम लोग उस चीजों पे धीरे धीरे आएंगे। नाउ सपोज यहाँ पे कोई एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, मतलब यहाँ पर कोई +1 कूलम चार्ज रखेंगे तो इस डायरेक्शन में ऐसे फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। सपोज ऐसा एक इलेक्ट्रिक फील्ड में मैं क्या करता हूँ, आई कीप ए पीस ऑफ मेटल ब्लॉक, एक मेटल ब्लॉक को मैं यहाँ पर लाके रखा। क्या ये कंडक्टर है, कंडक्टर्स आर हैविंग फ्री इलेक्ट्रॉन्स मतलब द इलेक्ट्रॉन्स द आउटरमोस्ट शेल व्हिच आर लाइटली बाउंड टू द न्यूक्लियस, वो आराम से अपनी घर छोड़ के जा सकते हैं, घर में तो रहते हैं लेकिन घर के साथ कोई उनका लगाव नहीं है, थोड़ा सा कोई बुलाता है तो भाग जाते हैं घर से, जैसे काफी बच्चे होते हैं। नाउ दिस इज व्हाट इज ए कंडक्टर हैविंग मेनी फ्री इलेक्ट्रॉन्स। जब आप ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इसके ऊपर अप्लाई करोगे तो क्या होगा, होगा यूं कि ये इसके अंदर की जो एटम्स है, मान लो कि ये एक एटम है, ध्यान से देखना बेटा, आपकी बुक में नहीं है लेकिन न्यूमेरिकल्स मिलेंगे। ये एटम है, उसका आउटरमोस्ट फ्री इलेक्ट्रॉन है, ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस इज पॉजिटिवली चार्ज, इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिवली चार्ज। होगा क्या, दिस इलेक्ट्रॉन will be pulled in the opposite direction of electric field, ये इसके ऊपर फोर्स इधर को आएगा और the nucleus will be pushed in the direction of electric field because they are positive and negative charges।
A negative charges experiences a force in the opposite direction of electric field. Positive charge in the direction of electric field. अब ये इलेक्ट्रॉन क्योंकि अपनी एटम के साथ ज्यादा लगाव नहीं रखता है, वो तुरंत इसको छोड़ के भागने लगेगा, क्योंकि ये कंडक्टर है. थ्रू ए कंडक्टर एन इलेक्ट्रॉन कैन इजीली मूव. द इलेक्ट्रॉन मूव्स. When the electron moves and leaves the parent atom, the parent atom becomes a positive charge. That positive charge experiences a force in this direction. तो जब तक यहाँ पर एक नेगेटिव चार्ज आके पहुंचेगा, तब तक उतना ही पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आके पहुंचेगा. You'll get the same amount of positive charge on the other side. समझ में आया क्या? अगर यहाँ पर आया एक इलेक्ट्रॉनिक पॉजिटिव चार्ज -1.6 into 10 power minus 19, तो यहाँ पर मिलेगा +1.6 into 10 power minus 19. समझ में आया? ध्यान से देखना, काफी थ्योरी इसके अंदर आएंगे, टिपिकल क्वेश्चंस इसके ऊपर बनेंगे. ऐसे हर एक एटम से इलेक्ट्रॉन्स आने लगेंगे और साथ साथ पॉजिटिव चार्जेस दूसरी तरफ जाने लगेंगे. यहां पर जो चार्जेस बने, दे आर ऑल फ्री चार्जेस. ये इलेक्ट्रॉन अपना घर छोड़ के आ चुके हैं. एक बार घर छोड़ के आ गए तो फ्री हो गया, कोई रोकने टोकने वाला तो है नहीं. इनका इलेक्ट्रॉन निकल गया है, घर छोड़ के इनको छोड़ के चला गया है, ये भी फ्री चार्जेस है. देखें अब्सॉर्ब इलेक्ट्रॉन, क्योंकि उनका इलेक्ट्रॉन भाग गया है. दे आर ऑल्सो फ्री टू हैव और अब्सॉर्ब इलेक्ट्रॉन्स. तो क्या हुआ? फ्री चार्जेस मिला. कहां पे ज्यादा चार्ज मिला? ज्यादा नेगेटिव चार्ज मिला कि ज्यादा पॉजिटिव चार्ज मिला? जितना नेगेटिव उतना ही पॉजिटिव. तो आप कहोगे यहां पर -q चार्ज अगर दिखा तो यहां पर +q चार्ज दिखेगा. क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? These charges are called induced charges. क्या कहते हैं इनको? Induced charges. अब ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड कहां से लाए? नहीं, मैं यहाँ पर कोई चार्ज रख दिया, चार्ज के चलते इलेक्ट्रिक फील्ड बना और उस इलेक्ट्रिक फील्ड में ये ऐसा हो गया. समझ में आया? So when a piece of conductor is exposed to an external electric field, when a piece of conductor is exposed to an external electric field, when a metal is exposed to external इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या क्या होता है? पहला चीज क्या होता है? इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस, इक्वल एंड opposite charges are induced on their surfaces, on its surfaces, on its surface, on its surface. यहाँ पर -q मिला, यहाँ पर +q मिला. आप तो बोलोगे यूरेक का आप सर पहले बोले थे चार्ज नहीं बना सकते, देखो हम बना दिए चार्ज. अरे कहाँ बना है? जितना नेगेटिव बनाया उतना पॉजिटिव बनाया. व्हाट इज द टोटल चार्ज इंड्यूस्ड? जितना पॉजिटिव उतना नेगेटिव, दोनों को जोड़ दो, 0 इज इंड्यूस्ड. समझ में आ रहा है क्या? टोटल चार्ज इंड्यूस्ड इज 0. ये स्टेटमेंट क्या मालूम क्यों इतना ज्यादा मायने रखता है कि बार बार बोर्ड में पूछता है. टोटल चार्ज इंड्यूस्ड इज 0. सर अभी तो बोले चार्ज इंड्यूस होगा. हाँ होगा, यहाँ पर जितना नेगेटिव चार्ज होगा उतना ही पॉजिटिव चार्ज उधर होगा, लेकिन व्हाट इज द टोटल चार्ज इंड्यूस्ड? यू से इट इज 0. अब भी अगर मैं ये इलेक्ट्रिक फील्ड को भगा लेता हूं, सर भगाएंगे कैसे? बनाए थे जैसे, बनाए थे कैसे भाई? कीपिंग ए चार्ज हियर, वहां से इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा था. कोई पॉजिटिव चार्ज रखेंगे तो उसके इर्द गिर्द में वो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है, तो पॉजिटिव चार्ज को भगा देंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड भाग गया. जैसे भाग जाएगा ये इलेक्ट्रॉन और ये पॉजिटिव चार्ज, नाउ दे आर सेपरेटेड बाय ए कंडक्टर, इमीडिएटली दे विल न्यूट्रलाइज. और क्या हो जाएगा? दोनों ही चार्ज गायब हो जाएंगे. फिर से इलेक्ट्रिक फील्ड बनाओ, फिर से दोनों चार्ज दिखने लगेंगे. फिर से इलेक्ट्रिक फील्ड भगा दो, फिर से दोनों चार्ज गायब हो जाएंगे. आर यू गेटिंग? टोटल चार्ज इंड्यूस्ड इज 0. अब ये सिलसिला कब तक चलेगा? जब तक यहाँ पर फ्री इलेक्ट्रॉन से वो आने लगेंगे. और आप कहोगे अब थोड़ा ये अंदर वाले फिगर को मैं ऐसा कर दूं, आपको समझ में आ गया है तो इसको छोटा कर देता हूं. अब ये जो अंदर वाला इलेक्ट्रॉन है, ऐसे एटम है, वहां से इलेक्ट्रॉन्स इधर आने लगे, पॉजिटिव चार्ज इधर जाने लगे.
और क्यों ऐसे हुआ? क्योंकि जो बाहर का इलेक्ट्रिक फील्ड इसके अंदर से जा रहा था, दिस बाहर वाला इलेक्ट्रिक फील्ड वाज पासिंग थ्रू दिस, और ये क्या कर रहा था? इलेक्ट्रॉन को इधर भगा रहा था, पॉजिटिव चार्ज को उधर भगा रहा था। लेकिन जैसे जैसे अपोजिट चार्जेस इंड्यूस हुए, सोचो ये एंड में पॉजिटिव चार्ज बना, ये एंड में नेगेटिव चार्ज बना, यहाँ पर कोई एक पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पर कोई नेगेटिव चार्ज है, ये जो चार्जेस है उनके चलते भी इलेक्ट्रिक फील्ड बनना शुरू हो जाएगा। That is called the electric field due to the induced charges or induced electric field। जैसे इन दोनों के लिए ये पॉइंट में इलेक्ट्रिक फील्ड कौन से डायरेक्शन में होगा भाई? ये पॉइंट में इलेक्ट्रिक फील्ड जानने के लिए हमें एक +1 कूलम चार्ज रखना चाहिए। रखेंगे तो ये चार्ज इसको रिपेल करेगा, ये नेगेटिव चार्ज उसको अट्रैक्ट करेगा, तो दोनों मिलके दे विल अप्लाई ए फोर्स इन दिस डायरेक्शन, सो द इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज, फ्रॉम दिस पॉजिटिव चार्ज टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज। यहाँ पर है पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पर है नेगेटिव चार्ज, तो होगा क्या? एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा। कैसे? पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की तरफ, क्या कहेंगे इसको? इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। समझ में आया? जब तक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड से ज्यादा है तो और इलेक्ट्रॉन को तोड़ते रहेगा, इधर इलेक्ट्रॉन को भेजेगा और इधर पॉजिटिव चार्ज को भेजेगा। जैसे जैसे ये दोनों चार्ज बढ़ने लगेंगे, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड धीरे धीरे बढ़ने लगेगा। एक समय आएगा जब ये इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इसका इक्वल और अपोजिट हो जाएगा। किसका? एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड क्या हो गया? 0। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द मेटल इज 0। व्हाई? बिकॉज द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इज काउंटरबैलेंस्ड बाय द इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। समझ में आया? तो क्या लिखेंगे इसमें? लिखेंगे इसे सी में लिखेंगे। हम लोग ऑप्शन देख रहे हैं क्या क्या जा रहा है, और सी में लिखेंगे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड कंडक्टर is 0 because the induced electric field or electric field due to the induced charges counterbalances cancels out the external electric field. क्या मेरी बात सबको समझ में आया? तो जब भी कोई कंडक्टर को इलेक्ट्रिक फील्ड में लेके रखेंगे, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा? 0। समझ में आया? You'll find electric field inside is 0। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है तो यहाँ पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी अवेलेबल हियर, लेकिन अंदर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। क्यों? क्योंकि जो चार्जेस इंड्यूस हुए हैं दे विल प्रोड्यूस एन ऑपोजिट इलेक्ट्रिक फील्ड ऑपोजिट टू द एक्सटर्नल फील्ड। क्या मेरी बात सबको समझ में आ रहा है? यस। तुम्हारा यस सर में दम नहीं है, काफी कम लोग यस सर बोलते हैं। नेक्स्ट, अगर समझ में आया तो बताओ, यहाँ पे एक मेटल रखा हुआ है, यहाँ पर कोई एक +q कूलम चार्ज में लाके रखा, ये क्या है? मेटल है। यहाँ पे जो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसका डायरेक्शन क्या होगा? द इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द मेटल, द इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय द इंड्यूस्ड चार्जेस विल बी इन व्हिच डायरेक्शन? आप जानते हैं कि इसके लिए कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा जो कि डायरेक्टेड अवे फ्रॉम दिस। पॉजिटिव चार्ज के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज होता है। नेगेटिव चार्ज के लिए टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज होता है। अब ये पॉजिटिव चार्ज है तो ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ। जो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो ऐसा होगा, तभी तो ये इसको कैंसिल करेगा। मतलब फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय द इंड्यूस्ड चार्जेस एट द सेंटर विल बी वर्टिकली अपवर्ड। बात समझ में आ रहा है क्या? The field produced by the induced charges will be vertically upward। ये इतना ज्यादा थ्योरेटिकल चीजें हैं कि बार बार 25 बार नहीं बोल सकते। ध्यान से समझो, फील करो, रियलाइज करो कि क्या मैं बोल रहा हूँ। क्या मैं समझा पा रहा हूँ सबको? यस। तो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑपोजिट टू एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। अब हुआ क्या? कहानी कहाँ तक गए थे हमारा? कहानी गया
कि जब किसी एक इलेक्ट्रिक फील्ड में हम एक कंडक्टर को रख दिए, इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस आर इंड्यूस्ड ऑन इट्स सरफेसेस, टोटल चार्ज इंड्यूस्ड इज 0। अच्छा, द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड इज 0 बिकॉज द इंड्यूस्ड फील्ड काउंटर बैलेंसेस द एक्सटर्नल फील्ड। फाइन, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अगर किसी एक मेटल के अंदर पता चला कि इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, यहां पर कोई एक चार्ज को छोड़ेंगे तो वो मूव करेगा क्या? मूव नहीं करेगा। किसी एक इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई चार्ज को छोड़ो, जिस रास्ते में जाता है वो लाइन्स ऑफ फ्लक्स होता है। सो व्हाट इज द लाइन्स ऑफ फ्लक्स इनसाइड ए कंडक्टर? 0। अंदर कोई लाइन्स ऑफ फ्लक्स नहीं होता है। इसलिए हम लोग पढ़े थे ए कंडक्टर इज ए पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑन द पाथ ऑफ लाइन्स ऑफ फ्लक्स। अगर लाइन्स ऑफ फ्लक्स आ रहे हैं, रास्ते में आप कंडक्टर रख दोगे तो लाइन्स ऑफ फ्लक्स तो आएंगे, वो ऐसे करके आएंगे। पता चला यहाँ पर नेगेटिव चार्ज होने के कारण ये लाइन्स ऑफ फ्लक्स जो है नेगेटिव चार्ज ढूंढते हुए जा रहे थे, वो आके यहाँ पे खत्म हो जाएगा और यहाँ से पॉजिटिव चार्ज से शुरू होके जाएंगे और अंदर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा, ना ही कोई लाइन्स ऑफ फ्लक्स होगा। इसीलिए हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग में कोई एक कंपोनेंट को बचाने के लिए उसके चारों तरफ कंडक्टिंग एनक्लोजर रख रहे थे। क्या ये बात अभी क्लियर हुआ कि व्हाई लाइन्स ऑफ फ्लक्स कैन नॉट एंटर इनटू ए कंडक्टर? क्योंकि इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड काउंटर बैलेंसेस देम। क्या बात समझ में आया? अच्छा, आगे बढ़ते हैं। दूसरा पॉइंट मैं बता दूंगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन अल्टीमेट चीजें आपको याद रखना पड़ेगा। व्हेन कंडक्टर is obliquely exposed to external electric field, क्या होता है? सपोज हम कहेंगे here is a piece of conductor और यहाँ पे हुआ यूं कि कोई इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा है, कोई इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा है, ओब्लिक है, नॉट नॉर्मल टू दिस। और आप जानते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज ए वेक्टर। ये जो वेक्टर है, इट विल हैव ए कंपोनेंट लाइक दिस एंड ए कंपोनेंट लाइक दिस। लेट अस कॉल इट द टैंजेंशियल कंपोनेंट, लेट अस कॉल इट द नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ ई। ड्यू टू नॉर्मल कंपोनेंट क्या होगा? Negative charges will come here, positive charges will come here, and external field was like this, induced field will be like this, they will neutralize, electric field inside becomes 0. ये समझ में आ गया? What happens due to the tangential component? अब ये tangential component कहाँ है? Close to the surface. तो surface में जो negative charges होंगे, free charges, free electrons, वो यहाँ पे आने लगेंगे और जो positive charges वो यहाँ पे आने लगेंगे, है ना? तो क्या होगा? फ्रॉम दिस पॉजिटिव चार्ज यू सी लाइन्स ऑफ फ्लक्स गो टू दी नेगेटिव चार्ज। यहां से चार्ज ऐसे ऐसे फ्लो करे, फ्लक्स ऐसे ऐसे फ्लो करने लगेगा। किस डायरेक्शन में? फ्रॉम दी पॉजिटिव चार्ज टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज। और हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं, द टैंजेंट टू द लाइन्स ऑफ फ्लक्स गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इंटेंसिटी। मतलब ये जो इंड्यूस्ड चार्जेस है उनके लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा दैट विल बी टैंजेंट टू दिस लाइन्स ऑफ फ्लक्स। ये लाइन्स ऑफ फ्लक्स को टेंजेंट होके जाएगा, ऐसा हो जाएगा, जो कि अपोजिट टू द टेंजेंशियल कंपोनेंट है। जब तक टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ एक्सटर्नल फील्ड इज मोर देन दिस इंड्यूस्ड टेंजेंशियल कंपोनेंट, तो और चार्जेस को भेजते रहेगा। लेकिन जैसे जैसे ये चार्जेस बढ़ेंगे ये फील्ड भी बढ़ेगा, एक समय आएगा जब ये इसको कैंसिल कर जाएगा। So the component of electric field parallel to the surface is cancelled out. समझ में आया क्या? तो हुआ क्या? अगर हम इसको ध्यान से देखेंगे तो हो ये रहा है कि ये जो मेटल है, इस मेटल को हमने आके रखा यहाँ पे, लगाया इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे इसके ऊपर, और जब वो इलेक्ट्रिक फील्ड पास आया, पास आते आते उसका टैंजेंशियल कंपोनेंट गायब हो गया था, बच गया था ओनली नॉर्मल कंपोनेंट। Only normal component of electric field is there, tangential component is neutralized by effect of induced charges. So you say electric field on the surface of a conductor is always normal to the surface.
इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस ऑफ ए कंडक्टर इज ऑलवेज नॉर्मल टू द सरफेस, फिर यहां से निकलेगा तो फिर ऐसे जाएगा, इट विल गो अगेन नॉर्मल टू द सरफेस, ऐसे करके जाएगा ये। तो व्हेन a conductor is exposed, is obliquely exposed to an external electric field, the direction of electric field becomes perpendicular और normal, जो भी कहो, perpendicular to surface of conductor. वो perpendicular to the surface of conductor हो जाता है, समझ में आया? वो perpendicular to the surface of the conductor हो जाता है। इसलिए हम लोग कहते हैं कि lines of flux always perpendicular to the, it reaches or comes out in a direction perpendicular to the surface. Tangent to the lines of flux gives the direction of electric field. So electric field is perpendicular to the surface. यहाँ से वो लॉजिक बना था। क्या बात समझ में आया? ठीक है, अब कहानी खत्म नहीं हुआ है। अब हुआ क्या? We go back. We applied an electric field. ऐसा कोई एक इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने क्या किया, कोई एक पीस ऑफ कंडक्टर को रख दिया। यहां पर कौन से चार्ज बने? नेगेटिव चार्ज बने। और यहां पर कौन से चार्ज बने? पॉजिटिव चार्ज बने। दे आर ऑल फ्री चार्जेस। ये भी फ्री चार्ज है, ये भी फ्री चार्ज है, लेकिन ये फिलहाल तो फ्री नहीं है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इसको खींच के पकड़ के रखा है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड को भगा देंगे ये फ्री हो जाएगा, और ये ऐसे ही फ्री है बाहर। समझ में आया? अभी ये फ्री चार्ज है तो ये अपना इलेक्ट्रॉन गवा चुका है, तो गम में बैठा है, मेरा इलेक्ट्रॉन मेरे को छोड़ के भाग गया है, कहां से क्या करे। अब अगर हम इसको ग्राउंड के साथ जोड़ देते हैं तो क्या होगा? जैसे हम स्विच ऑन करेंगे, यहां से ये पॉजिटिव चार्ज को इलेक्ट्रॉन चाहिए, इट विल स्टार्ट पुलिंग इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम ग्राउंड एंड विल गेट न्यूट्रलाइज्ड। यहां पर क्या चार्ज मिलेगा? जीरो। सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रलाइज हो जाएगा, लेकिन ये बरकरार रहेंगे। बात समझ में आया? अब ये पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रलाइज हो गए। आप कहोगे सर इधर लगाने से न्यूट्रलाइज नहीं होगा। इधर लगाने से न्यूट्रलाइज नहीं होगा, क्योंकि दो दीज आर लुकिंग लाइक फ्री चार्जेस, ये ग्राउंड में नहीं जा सकते। ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इनको पकड़ के रखा है, छोड़ देगा तो भाग जाएंगे, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड को भगा देंगे तो ये भाग जाएंगे। लेकिन जब तक इलेक्ट्रिक फील्ड है वो एक दूसरे को देखते रह जाएंगे, वापस ये न्यूट्रलाइज नहीं होंगे। तो यहाँ पर फार एंड को अगर ग्राउंड के साथ जोड़ते हैं तो फार एंड वाला चार्ज न्यूट्रलाइज हो जाता है। When far end of conductor is connected to ground, the charges thereat get neutralized. अगर ग्राउंड के साथ करेंगे वहां पर जो चार्ज होगा वो न्यूट्रलाइज हो जाएंगे। नाउ हियर कम्स द टॉपिक, हाउ टू चार्ज ए बॉडी बाय इंडक्शन। हम लोग पहले दो चीज पढ़ चुके हैं, चार्जिंग बाय रबिंग और फ्रिक्शन। देन वी हैव सीन चार्जिंग बाय कंडक्शन, एक चार्ज बॉडी को दूसरे के साथ टच करवाओ। अभी हम पढ़ने वाले हैं चार्जिंग बाय इंडक्शन। आपको एक मेटल दिया गया और बताया गया कि इसको चार्ज करो, कैसे? बाय मेथड ऑफ इंडक्शन। मेथड ऑफ इंडक्शन चार्ज करना है। तो बिफोर वी गो फॉर द मेथड ऑफ इंडक्शन, हमें क्या स्टेप्स लेना चाहिए? चलिए, ये हमारे पास एक कंडक्टर है और इस कंडक्टर को हमें
अब मान लो कि नेगेटिवली चार्ज करना है, थोड़ा ध्यान से देखना बेटा, यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पार्ट जाएगा सीबीएसई वालों के लिए, इंपॉर्टेंट 2 मार्क वाला क्वेश्चन। अगर मैं यहाँ पे कोई एक +q कूलम चार्ज रखता हूँ, उसके चलते इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब हर जगह +1 कूलम के ऊपर फोर्स इधर को आएगा, माइनस कूलम के पास इधर को आएगा। सो द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए +q कूलम चार्ज वी हैव सीन इट वाज डायरेक्टेड अवे फ्रॉम इट, तो यू आर प्रोड्यूसिंग एन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइक दिस। अगर कोई +q कूलम चार्ज रखेंगे तो यहाँ पर कुछ -q बनेगा, यहाँ पर कुछ +q बनेगा। ये तो हमें समझ में आता है। हमें चाहिए मेटल को नेगेटिवली चार्ज करना है। नेगेटिवली चार्ज करना है तो आप कहोगे अभी तो सर है, अभी कहाँ है, टोटल चार्ज ही 0। अगर इनको भगा देंगे तो हम कहेंगे कंडक्टर में नेगेटिव चार्ज है। चलो भगाते हैं, कैसे? आई कनेक्टेड इट टू ग्राउंड, इसको हम ग्राउंड के साथ कनेक्ट कर लिए। जैसे हम स्विच कनेक्शन किए, पॉजिटिव चार्जेस न्यूट्रलाइज हो गया। हाँ सर, ये कंडक्टर तो नेगेटिवली चार्ज हो गया, लेके आ जाओगे। देखिए सर, ये चार्ज नेगेटिवली चार्ज हो गया। जैसे आप इस +q कूलम चार्ज को यहां से भगा लोगे, अब ये कंडक्टर को, ये जो नेगेटिव चार्ज है, इनको पकड़ के रखने वाला और नहीं है। वो चलेंगे, चलो जिसको देख के घर छोड़ के आए तो वही तो भाग गया, वापस जाएंगे, घर भी दूसरों से भर गया है, और वो क्या करेंगे, फ्री चार्ज हो गए, एंड देयर इज ए कनेक्शन टू ग्राउंड। व्हाट विल हैपन? ऑल द चार्जेस विल गो टू ग्राउंड। ध्यान से सुनिए, अगर मैं यहाँ पर कोई +q कूलम चार्ज को रखता हूं, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज हुआ, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज हुआ, ग्राउंड के साथ कनेक्ट किए तो पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रलाइज हुआ, और मैं +q कूलम चार्ज को अगर भगा लूंगा तो ये नेगेटिव चार्ज भी ग्राउंड में भाग जाएंगे। कंडक्टर में क्या मिला? 0, कुछ नहीं। लेकिन मुझे कंडक्टर को नेगेटिवली चार्ज करना है, तो कौन सा सीक्वेंस में फॉलो करूं? यही था क्वेश्चन। राइट द सीक्वेंस ऑफ चार्जिंग ए कंडक्टर इन एज ए नेगेटिव चार्ज। तो करना क्या है, पहले आप ये पॉजिटिव चार्ज को पास लाइए। स्टेप 1 क्या हुआ? ब्रिंग द पॉजिटिव चार्ज क्लोज टू द कंडक्टर, डोंट टच इट। टच कर दोगे तो चार्ज हो जाएगा, उसको हम कहेंगे नॉट इंडक्शन, बाय कंडक्शन। बाय इंडक्शन करना है, टच करवा देंगे तो इसी से कुछ चार्ज भाग जाएगा, ये घट जाएगा। हमें इसको अफेक्ट नहीं करना है, जितना था उतना रहेगा। तो ब्रिंग द +q चार्ज क्लोज टू दिस, कनेक्ट द फार एंड टू ग्राउंड। उसके बाद अगेन ओपन द ग्राउंड कनेक्शन, ग्राउंड कनेक्शन को खोल दो। उसके बाद +q को भगा दो। तो जैसे आप पास लाए, -q हुआ, +q हुआ, ग्राउंड कनेक्ट किए तो न्यूट्रलाइज हो गए, फिर ग्राउंड कनेक्शन खोल दिए तो इसके ऊपर सिर्फ नेगेटिव चार्ज हुआ। अब इसको भगा दोगे तो ये नेगेटिव चार्ज इसी पे ही रह जाएंगे, किधर जाएंगे, रास्ता तो है नहीं। तो बॉडी इज नेगेटिवली चार्ज। डू यू रिमेंबर द सीक्वेंस? पहला स्टेप हुआ ब्रिंग द चार्ज क्लोज टू द कंडक्टर, दूसरा हुआ कनेक्ट द फार एंड टू ग्राउंड, तीसरा हुआ ओपन द ग्राउंड कनेक्शन। पहले कनेक्ट करो, फिर ओपन करो, ओपन द ग्राउंड कनेक्शन, देन रिमूव दिस +q कूलम चार्ज। तो इसमें क्या बच जाएगा? ओनली नेगेटिव चार्ज। समझ में आया? अगर आपको कहा जाएगा मेटल प्लेट एक ब्लॉक है, उसको पॉजिटिवली चार्ज करो, तो आप क्या लेके आओगे? -q कूलम चार्ज। आप लोगे -q, यहाँ पर होगा +q, यहाँ पर होगा -q, ये न्यूट्रलाइज करोगे तो -q भाग जाएगा, ओनली +q रहेगा। आप ग्राउंड कनेक्शन को खोल दो, इसको भगा लो, तो ये सिर्फ +q चार्ज रह जाएगा। बॉडी कैन बी पॉजिटिवली चार्ज। क्या मेरी बात समझ में आया? तो चार्जिंग बाय इंडक्शन का स्टेप्स क्या हुआ? स्टेप्स फॉर चार्जिंग बाय इंडक्शन, ब्रिंग, स्टेप्स लिखेंगे, ब्रिंग +q क्लोज, कनेक्ट फार एंड टू ग्राउंड। दूर वाला एंड को पास वाला करोगे तो न्यूट्रलाइज नहीं होगा। कनेक्ट फार एंड टू ग्राउंड, फार एंड टू ग्राउंड। तीसरा हुआ ओपन ग्राउंड कनेक्शन, और चौथा हुआ रिमूव +q। क्या लाए थे? +q, यस।
Now the metal is negatively charged. मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक्स वालों का भी है, सीक्वेंस को उल्टा पुल्टा करके 4 स्टेप को एबीसीडी दे देगा, राइट एबीसीडी इन करेक्ट सीक्वेंस। समझ में आया? तो किसके बाद क्या करना है, पहले पास लाना है, फिर फार एंड को ग्राउंड के साथ जोड़ना है, फिर ग्राउंड कनेक्शन को डिस्कनेक्ट करना है, फिर जो सोर्स चार्ज था उसको भगाना है। तो आपको कंडक्टर में मिलेगा इंड्यूस चार्ज और अपोजिट चार्ज। क्या मेरी बात समझ में आया? Is it understood by everyone? Yes, बढ़िया, समझ गए तो अच्छी बात है। And there is a second method also. सेकेंड मेथड भी सीबीएसई में आता है। अगर मैं 2 कंडक्टिंग बॉल लेता हूं और कंडक्टिंग ब्लॉक लेता हूं, बॉल लो, ब्लॉक लो, कुछ लो, ब्लॉक लेने से क्या होता है कि शार्प एज में आ जाता है इलेक्ट्रॉन। शार्प एज में ज्यादा इलेक्ट्रॉन आ जाएगा तो वहां पर क्या होगा कि आपका इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत स्ट्रांग हो जाएगा, बाद में हम लोग कैपेसिटेंस चैप्टर पढ़ेंगे। अगर किसी एक कंडक्टर पे बहुत स्ट्रांग इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ ना, तो वहां का जो एयर है वो एयर ब्रेक कर जाएगा। एयर ब्रेक करके एयर का इलेक्ट्रॉन को ऑब्जर्व कर लेगा, पॉजिटिव चार्ज को भगा लेगा, तो ये यहाँ का चार्ज गायब हो जाएगा। बाकी सब चार्जेस जो है इसकी हवा में आ जाएंगे, तैरते हुए आ जाएंगे। अगर कोई कंडक्टिंग बॉल को बहुत ज्यादा चार्ज दे देंगे, इतना स्ट्रांग इलेक्ट्रिक फील्ड होगा कि वो हवा से, एयर से इलेक्ट्रॉन ऑब्जर्व करके वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा और सारा पॉजिटिव चार्ज हवा में उड़ता रहेगा। तभी अगर आप कोई टेबल फैन भी लगा देता है, सारे चार्ज उड़ जाएंगे क्योंकि वो हवा में उड़ रहे थे। और अगर आप बगल में खड़े हो, सारा उड़ता हुआ चार्ज आपके शरीर में आए, थ्रू योर बॉडी दे विल गो टू ग्राउंड, पता चला यू आर इलेक्ट्रोक्यूटेड। अब बोले मैं तो किसी को छुआ नहीं, मेरा क्या कसूर है? कोई कसूर नहीं, हवा के साथ चार्ज उड़ के आएगा, आपके ऊपर गिरेगा, थ्रू यू इट विल गो टू ग्राउंड एंड यू विल कॉल अल्लाह अल्लाह। समझ में आया? हाँ, जान निकल जाएगा। इसलिए हाई वोल्टेज ये टोटली डिफरेंट थिंग। और ये कॉन्सेप्ट को हम लोग पढ़ेंगे जिसको हम कहेंगे ब्रेक डाउन इंटेंसिटी ऑफ एयर, कितने में ब्रेक होता है वो पढ़ेंगे एट द बिगिनिंग ऑफ कैपेसिटेंस चैप्टर, नॉट नाउ, इसलिए बताया। इसलिए हम लोग शार्प एज वाला कंडक्टर को इलेक्ट्रिक फील्ड में यूज नहीं करते, कॉर्नर में ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाता है। इसलिए आप देखोगे ट्रेन का डिब्बा, ट्रेन का लाइन, यू नो द पेंटोग्राफ जो चलता है ऊपर खींचते हुए जाता है ना, ट्रेन रहता है एक वायर इलेक्ट्रिक सप्लाई, उसके साथ एक घिसते हुए सिलेंडर जाता है, पतला सा सिलेंडर, उसको कहते हैं पेंटोग्राफ। कितने वोल्ट में चलता है मालूम है? 25,000 वोल्ट। ऑल इलेक्ट्रिकल ट्रेन्स ऑपरेटेड 25,000 वोल्ट। तुम्हारे घर में 220 वोल्टेज शक लगा तो कैसे आपको मालूम है? 25,000 वोल्ट। और भी इंटरेस्टिंग है, जान लो, बताते बताते बता रहे हैं, ट्रेन ऑपरेट्स ऑन डीसी, नॉट ऑन एसी। ठीक है, वो डीसी में चलता है। एनीवे, तो क्या हुआ, ये 25,000 वोल्ट में, इसलिए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है। इसलिए ट्रेन का डिब्बा जो देखोगे वो ऐसा नहीं है, ट्रेन का डिब्बा कैसा है? ऐसा है, ताकि इधर कोई शार्प एज ना रहे। आप देखोगे द अपर पार्ट ऑफ द ट्रेन बॉगी इज समथिंग कर्व्ड लाइक दिस, जबकि ये बनाने में ज्यादा मुश्किल होता है। ऐसे बनाना आसान था क्योंकि वहां पर शार्प एज हो जाएगा, वहां पर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाएगा। एनीवे, नाउ वी अगेन गो बैक टू दिस। अभी मान लो कि हमारे पास 2 मेटल बॉल से स्टैंडिंग ऑन इंसुलेटिंग स्टैंड, ये इंसुलेटिंग स्टैंड है, स्टैंड के ऊपर खड़े हैं दोनों एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में। आप अगर यहाँ पर कोई +q कूलम चार्ज लेके आओगे, when they are in contact they are behaving as a single conductor, और यहाँ पे बनेगा आपका नेगेटिव चार्ज और यहाँ पे बनेगा पॉजिटिव चार्ज, है कि नहीं? अभी अगर ये दोनों को पकड़ के एक दूसरे से अलग कर देंगे तो ये पॉजिटिव चार्ज तो उसमें रह गया, इसका नेगेटिव चार्ज इसमें रह गया। You can simultaneously produce an equal and opposite amount of positive and negative charge in 2 different bodies by this method. तो ये जब भी आया है, what will happen? The +q coulomb charge was brought close to this, then the balls were separated. What will the final charge on this? What will the final charge on this? The balls will attract or repel. इस किस्म की क्वेश्चन पूछते हैं। क्या आपको समझ में आ गया? अगर ये +q को पास लाते हैं तो फिर इसके बाद इन दोनों को एक दूसरे से अगर हम दूर कर देते हैं तो क्या हो जाएगा? अब इसको भगा रखो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसमें रह गया सिर्फ नेगेटिव चार्ज, इसमें रह गया सिर्फ पॉजिटिव चार्ज। दिस इज सेकेंड वे ऑफ चार्जिंग। क्या मेरी बात समझ में आया? चार्जिंग बाय इंडक्शन 2 मेथड से हम लोग देखें, एक में सिर्फ नेगेटिव चार्ज या सिर्फ पॉजिटिव चार्ज,
दूसरे में जितना नेगेटिव चार्ज उतना ही पॉजिटिव चार्ज इन टू डिफरेंट बॉडीज। दिस इज ऑल्सो चार्जिंग बाय इंडक्शन। क्या मेरी बात आपको समझ में आया? इज इट अंडरस्टूड? हाँ, तो हम लोग बात कर रहे थे नोट पॉइंट नंबर एफ का। नाउ विल गो फॉर नेक्स्ट नोट पॉइंट जी। नाउ वी विल ट्राई टू डिफाइन इलेक्ट्रिक फील्ड। चलो तो शुरू में कर चुके। अरे वो तो गलत था, मैं बोला था ना, सही क्या है बताएं। सपोज आई से हियर इज ए कंडक्टिंग मेटल बॉल और इसमें कोई चार्ज है Q। सपोज आपको पूछा गया यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, तो इसके ऊपर जो चार्जेस है, यू नो द चार्जेस आर ऑल डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन इट्स सरफेस। तो अब इसके इर्द गिर्द कहीं भी अगर एक पॉजिटिव चार्ज रखोगे वो रिपेल करेगा। सपोज आई कीप ए +1 कूलम चार्ज। आप जानते हो कि +1 इज ए ह्यूज चार्ज। अब ये +1 कूलम चार्ज के लिए अगर ये मेटल बॉल है तो यहाँ पर तो नेगेटिव चार्जेस भी इंड्यूस होने लगेंगे, है कि नहीं? और यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा पॉजिटिव चार्जेस आर इंड्यूस्ड। अब ये जो पॉजिटिव चार्ज इसमें था उसके चलते ये रिपल्सन तो खाएगा, नो प्रॉब्लम, लेकिन यहाँ पर जो नेगेटिव चार्ज आया ये भी इसको अट्रैक्ट करेंगे। तो इसके ऊपर जो नेट फोर्स आएगा क्या वो सिर्फ +Q के लिए है? नो, नेगेटिव चार्ज की इफेक्ट आ गया। यू कैनॉट कॉल द नेट फोर्स एज इलेक्ट्रिक फील्ड हियर। क्या बात समझ में आया? You cannot call the net force on +1 coulomb charge is the electric field due to this Q coulomb charge. Why? क्योंकि इंड्यूस चार्ज भी अपना रंग दिखा रहा है। इंड्यूस चार्ज कहां से आया? जब इसको पास में रखे इसमें चार्ज इंड्यूस हो गए। तो हम कुछ ऐसा करेंगे कि +1 कूलम चार्ज रखने की बजाय अगर मैं यहाँ पर एक छोटा सा चार्ज रखता हूं, इतना छोटा है कि उसके चलते जो इंडक्शन होगा वो नेग्लिजिबली स्मॉल है, तो जो इफेक्ट आएगा फोर्स इसके ऊपर, इसका इंड्यूस चार्जेस का फोर्स विल बी वेरी स्मॉल। क्यों? क्योंकि एक तो छोटा चार्ज है, छोटा चार्ज के लिए छोटा चार्ज बना, छोटे छोटे दो छोटे छोटे चार्ज, मान लो कि बहुत छोटे छोटे चार्ज है, उनके बीच में जो फोर्स होता है Q1 Q2 बाई r² को प्रोपोर्शनल होता है। अब ये भी छोटा ये भी छोटा, तो छोटा का स्क्वायर तो और छोटा हो जाता है। 10⁻⁻6 का स्क्वायर क्या हो जाएगा भाई? 10⁻12। इट इज इवन स्मॉलर। तो ये इतना छोटा हो जाता है फोर्स कि इसके फोर्स के सामने उसको हम इग्नोर कर सकते हैं। इसीलिए टेस्ट चार्ज +1 कूलम का नहीं लिया जाता है। क्या लिया जाता है? एक छोटा सा चार्ज। क्यों? टू अवॉइड द इंडक्शन इफेक्ट, टू अवॉइड द इफेक्ट ऑफ इंडक्शन और इंडक्शन ऑफ चार्जेस वी टेक ए स्मॉल चार्ज, द टेस्ट चार्ज, और टेस्ट चार्ज को अदरवाइज कहते हैं प्रोब चार्ज। द प्रोब चार्ज मस्ट बी वेरी स्मॉल। वो पूछेंगे आपको why a small charge is taken into consideration for calculation of electric field to avoid induction effect। क्या बात समझ में आया? तो ये सारा चीज जानने के बाद हम इलेक्ट्रिक फील्ड का सही डेफिनेशन अभी लिखेंगे। we'll write the सही डेफिनेशन क्या है। अगर कोई बाई चांस पूछ लिए स्कूल में कि बताओ how you define electric field at a point, आपको होगे electric field at a point E at a point is given by or defined as, जो भी कहो, given by E is equal to F by dq। कंडीशन क्या है? कंडीशन इज dq is very small, limit dq tends to 0। the test charge, टेस्ट को अदरवाइज प्रोब कहते हैं, charge is taken very small to avoid effect of induced charges। क्या मेरी बात आपको समझ में आया? ई हो गया सही डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। डिफाइन इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट। तो टीचर ध्यान में रखेगा, लड़का ये लिखता है कि नहीं लिखता, लिमिट dq टेंड्स टू 0, नहीं लिखा तो 0, लिख दिया तो फुल मार्क।
यूनिट वही रहा, न्यूटन पर कूलम, बट द डेफिनेशन इज चेंज. इट इज नॉट फोर्स फॉर 1 कूलम चार्ज, force on 1 coulomb charge. It is force on a unit charge, force per unit positive charge. समझ में आया? The Q is tending to 0. The test charge is taken very small to avoid effect of induced charges. क्या मेरी बात समझ में आया? This way we could understand what is electric field in so many ways. ये तो एक तरीका था, और भी दो अलग अलग तरीके हैं जिसमें हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड को देखेंगे. क्या इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में आपको सब कुछ समझ में आया? ये एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है जो बोर्ड में आया है, एक दो बार आया है. कैन ए पॉजिटिव चार्ज अट्रैक्ट अनदर पॉजिटिव चार्ज? क्या ऐसा हो सकता है? सोचो, अगर हम कहेंगे एक बड़ा सा मेटल स्फीयर है, छोटा सा चार्ज है, यहां पर छोटा सा मेटल स्फीयर है, बड़ा सा चार्ज है, Q इज ग्रेटर देन Q. अब इन दोनों के बीच में रिपल्सन होना चाहिए, लेकिन बिकॉज ऑफ दिस बड़ा चार्ज in this surface, on this surface, more charges will be induced. इधर 40 charges will be induced, और ये नेगेटिव चार्ज इसको खींचने लगेंगे. समझ में आया? तो आपको लगेगा कि अरे ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, फिर भी एक दूसरे को खींच रहे हैं, जबकि ये दोनों एक दूसरे को रिपेल कर रहे होंगे. लेकिन ये पॉजिटिव चार्ज इसको खींचेगा, ये भी इसको खींचेगा, एंड दिस खिंचाव जो है रिपल्सन से काफी ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि ये चार्जेस इसके पास में है और बहुत ज्यादा चार्ज है, जबकि ये छोटा चार्ज है. The repulsive force will be small, attractive force will be large. So you'll see this being a positive charge, this being another positive charge, they are attracting each other. You surprise, but don't surprise, it is due to induced charges. So कब होगा? अब लिखोगे आंसर yes. ऐसा हो सकता है. कैसे? When a large charge is brought close to a small charge kept on a big conducting sphere, because of induction effect they will attract each other. When a large charge is brought close to a metal having small positive charge, a large positive charge लिखेंगे, a large positive charge is brought close to a metal having small positive charge. They attract each other. Due to induced charges. हाँ, क्या मैं आप लोगों को समझा पा रहा हूं? आपको क्या लग रहा है, ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक से इंटरेस्टिंग है कि बोरिंग है? सर कुछ नहीं लग रहा है. कैसे कैसे लग रहा है? एकदम क्या बोल रहे हो? इंटरेस्टिंग है कि बोरिंग है? पुण्या पुण्या क्या बोल रहा है? बोल रहे? पुण्या बोलो, इंटरेस्टिंग है कि बोरिंग है? सर बीच का है सर. बीच का है, मतलब ना टिंग टिंग ना रिंग रिंग. टिंग टिंग मतलब इंटरेस्टिंग, रिंग रिंग मतलब बोरिंग बोरिंग. तो ये रिंग टिंग रिंग टिंग रिंग टिंग रिंग टिंग ऐसे हो रहा है. क्यों? हाँ, कोई कंफ्यूजन है तो पूछो. वेयर यू हैव एनी कंफ्यूजन? कहाँ पे पूछो, कहाँ पे कुछ कंफ्यूजन है तो. किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो. देखो भाई, तुम्हारे बेंच में बैठे बैठे
लास्ट ईयर की 4 बच्चों को मेडिकल मिल गया। जहाँ पर रवि बैठा है, जहाँ पर वो रश्मि बैठा है, वहाँ पर भी बच्चे बैठते थे। स्वागत तो लास्ट बेंच में बैठता था, और जहाँ पर लड़कियाँ बैठते हैं, तो यहीं पर बैठ के 4 बच्चों को मेडिकल मिल गया। अब मर्जी आपका है, आप लाखों से एक होना चाहते हो या लाखों में एक होना चाहते हो। जस्ट वन एमंग द क्राउड और द वन एमंग द क्राउड, चॉइस इज योर्स। कोशिश कर लेना, मैं वीडियो तो अपलोड कर लेता हूँ, दोबारा देख लेना। अगले क्लास इसके ऊपर रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे, सर आपको क्लास की टाइमिंग बता देंगे। फिर मिलेंगे अगले क्लास।